गुड मॉर्निंग टू ऑल। डेवलपमेंटल बायोलॉजी से नेक्स्ट टॉपिक हम युग्मक जनन लेते हैं, गैमेटोजेनेसिस, और उसका सबसे पहला पार्ट शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जहां जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। लैंगिक जनन की प्रथम अवस्था युग्मक जनन होती है, यानी युग्मकों का निर्माण युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस कहा जाएगा। जनन कोशिकाओं से युग्मकों के निर्माण की क्रिया युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। तो आप लोगों को याद रखना है कि युग्मक जनन किसे कहेंगे। उच्च प्राणियों के नर से सक्रिय गतिशील युग्मक का बनना, यानी उच्च प्राणियों के मेल से सक्रिय गतिशील युग्मक शुक्राणु बनता है। इस प्रक्रिया को शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस हम कहेंगे, जो कि युग्मक जनन का प्रथम भाग है। वह मादा प्राणी से बड़े भोजन युक्त अगतिशील युग्मक का निर्माण होना, उसे हम अंडाणु बोलते हैं, और इसके निर्माण की प्रक्रिया अंड जनन या oogenesis कहलाएगी। यानी मुख्य रूप से युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस दो प्रकार का हो जाएगा। फर्स्ट स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन की क्रिया, और दूसरा हो जाएगा oogenesis या अंड जनन की प्रक्रिया। जब प्राणी लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाता है तो वे कोशिकाएं जो युग्मकों का निर्माण करेगी उन्हें हम प्रिमोडियल जनन कोशिकाएं कहेंगे। तो ये आप ध्यान देंगे कि प्राइमोडियल जर्म सेल्स हम किसे कहेंगे। तो युग्मकों का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं हैं वो प्राइमोडियल जर्म सेल्स कही जाएगी। प्रिमोडियल जनन कोशिकाओं का विकास भ्रूणीय मेसोडर्म से होता है, तो ये आप थोड़ा ध्यान देंगे। एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से प्राइमोडियल जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। किंतु स्तनधारी जंतुओं में एक स्पेशल चीज है, प्रिमोडियल जनन कोशिकाओं की उत्पत्ति कोडल एंडोडर्म से होती है। तो ये एक स्पेशल प्रश्न है, आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्तनधारियों में यहाँ पर विशेषता होती है, स्तनधारियों में प्राइमोडियल जनन कोशिकाओं का विकास एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से ना होकर कोडल एंडोडर्म से होता है, पुच्छीय एंडोडर्म से होता है। नर में ये कोशिकाएं वृषण में तथा मादा प्राणी में ये कोशिकाएं अंडाशय में स्थित होती है। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि युग्मक जनन दो प्रकार का होता है। सबसे फर्स्ट आपका शुक्राणु जनन और दूसरा हो जाएगा अंड जनन। तो सबसे पहले हम शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया पढ़ेंगे। इस क्रिया को जानने से पहले हम ये पढ़ते हैं कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। हम देखते हैं कि शुक्राणु सबसे पहले बनेंगे कहाँ। नर प्राणियों में वृषण प्रमुख जनन अंग होते हैं, आप सभी जानते हैं, टेस्टीज, जो कि प्रमुख नर जनन अंग है। भ्रूणीय विकास के दौरान ही प्रिमोडियल जनन कोशिकाएं वृषणों में संगठित हो जाती है, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही जो प्राइमोडियल या प्रिमोडियल जनन कोशिकाएं हैं वो वृषणों में संगठित ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। वृषण मुख्य रूप से अनेक कुंडलित नलिकाकार संरचनाओं से बने होते हैं, यानी वृषणों के अंदर अनेक कुंडलित नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती है, और इन संरचनाओं को रेता नलिकाएं या सेमनीफेरस ट्यूबुल्स कहते हैं। तो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, वो वृषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हो जाएगी। अगर आप लोगों को पूछा जाए कि वृषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपकी सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। आगे देखिए, कशेरुकी प्राणियों की रेता नलिकाओं की जनन उपकला कोशिकाओं के बीच में कुछ कायिक कोशिकाएं भी पाई जाती है। तो ये कायिक कोशिकाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आता रहता है, जो विकसित हो रहे शुक्राणु को पोषक पदार्थ उपलब्ध कराती है। इन्हें हम सर्टोली की कोशिकाएं या सर्टोली सेल्स कहते हैं, यानी सर्टोली सेल्स का काम पोषा जाता है। तो सर्टोली कोशिकाएं जो है वो विकसित होते हुए शुक्राणु को पोषण पदार्थ उपलब्ध कराएगी। वृषण में ही रेता नलिकाओं या सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के मध्य पाए जाने वाले संयोजी उत्तक में कई अंतराली कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, और इन अंतराली कोशिकाओं के समूह को हम लिडिक की कोशिकाएं कहते हैं, लिडिक सेल्स बोलते हैं। और ये कोशिकाएं नर हार्मोन का स्त्रवण करती है, और नर हार्मोन आप जानते हैं टेस्टोस्टेरोन का स्त्रवण करने वाली जो कोशिकाएं हैं वो लिडिक की सेल्स हो जाएगी। तो आप सारी कोशिकाओं को बहुत अच्छे से याद रखेंगे, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स क्या होती है, सर्टोली सेल्स क्या होती है, और इसके अलावा लिडिक की कोशिकाएं क्या होती है। शुक्राणु जनन की क्रियाविधि आगे हम देखते हैं, जिसे हम दो भागों में अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहला भाग हमारे पास स्पर्मेटिड्स का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स और स्पर्मेटोसाइटोसिस, और दूसरा है स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलियोसिस। तो दोनों चीजें आप ध्यान देंगे। सबसे पहला हम पढ़ते हैं स्पर्मेटिड्स का निर्माण। अब यहाँ पर आप देखिए, रेता नलिकाओं की आधारी झिल्ली पर स्थित प्रिमोडियल जनन कोशिकाओं से ही स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है, यानी जो आपके सेमनीफेरस ट्यूबुल्स है उनकी जो बेसल मेम्ब्रेन होती है वहां पर आपकी प्राइमोडियल जनन कोशिकाएं मिलेगी, और इन्हीं से स्पर्मेटिड्स बनेंगे। इस क्रिया को तीन उप प्रवस्थाओं में हम बांट सकते हैं। सबसे पहली उप प्रवस्था है गुणन प्रावस्था, दूसरी आ जाएगी आपकी वृद्धि प्रावस्था, तीसरी आ जाएगी परिपक्वन प्रावस्था। तो सबसे पहली प्रावस्था हम गुणन प्रावस्था देखते हैं, जिसे हम मल्टीप्लीकेशन फेज भी कहेंगे।
सभी उच्च प्राणियों में जनन उपकला में उपस्थित जनन कोशिकाओं में निरंतर समसूत्री विभाजन होता रहता है। तो जितने भी उच्च प्राणी हैं उनकी जर्मिनल एपिथेलियम में जो जर्म सेल्स है उनमें लगातार माइटोसिस होता रहेगा, समसूत्री विभाजन चलता रहेगा। इस विभाजन से बनने वाली कोशिकाएं शुक्राणु मात्र कोशिकाएं या स्पर्मेटोगोनिया कहलाती है। तो ये आप ध्यान देंगे, इस विभाजन से जो कोशिकाएं बनेगी वो स्पर्मेटोगोनिया कहलाएगी, जो कि द्विगुणित होती है। वृषण में इनकी संख्या निश्चित नहीं होती है। स्पर्मेटोगोनिया फिर समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर प्राथमिक शुक्राणु जनक कोशिकाएं या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण स्पर्मेटोगोनिया से हुआ है। स्पर्मेटोगोनिया भी द्विगुणित होती है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी द्विगुणित या डिप्लॉइड होती है। तो दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। स्पर्मेटोगोनिया जीवन पर्यंत प्राथमिक शुक्राणु जनक कोशिकाओं का निर्माण करती रहती है। प्राथमिक शुक्राणु जनक कोशिकाएं भी द्विगुणित होती है। दूसरी प्रावस्था यहाँ पर आ जाएगी वृद्धि प्रावस्था या ग्रोथ फेज। और ग्रोथ फेज में हम देखते हैं कि जो प्राथमिक शुक्राणु जनक कोशिकाएं हैं उनके आकार में वृद्धि होगी और ये आकार में वृद्धि oogenesis की जो ग्रोथ फेज होती है उससे कम होती है। ये आकार में लगभग दुगनी बड़ी हो जाती है। इस अवस्था के दौरान किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं पाया जाता, यानी ग्रोथ फेज के दौरान किसी भी प्रकार का विभाजन यहाँ पर नहीं होगा, आप ध्यान देंगे। फिर हमारे पास तीसरी प्रावस्था आ जाएगी परिपक्वन प्रावस्था या मैच्योरेशन फेज। इस प्रावस्था में दो विभाजन होते हैं। पहला प्रथम परिपक्वन विभाजन जो अर्धसूत्री प्रकार का होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, पहला परिपक्वन विभाजन अर्धसूत्री प्रकार का होता है और दूसरा जो परिपक्वन विभाजन होगा वो समसूत्री प्रकार का होगा। प्राथमिक शुक्राणु जनक कोशिकाओं में प्रथम परिपक्वन विभाजन होता है व द्वितीयक शुक्राणु जनक कोशिकाओं का निर्माण होता है। इन कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या घटकर आधी रह जाती है। तो आप ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की प्लॉइडी कैसे होती है, तो वो हैप्लॉइड होती है, जबकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होती है वो डिप्लॉइड होती है। इसका कारण यह है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में प्रथम परिपक्वन विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, जिसकी वजह से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है और उसमें गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी रह जाती है। प्रथम परिपक्वन विभाजन जो अर्धसूत्री विभाजन होता है में प्रोफेज या पूर्वावस्था काफी लंबी होती है एवं 5 उप प्रावस्थाओं में बांटी जा सकती है। और शॉर्ट में आप सभी जानते हैं LZPDD हम उसको बोलते हैं। L फॉर लेप्टोटीन, Z फॉर जाइगोटीन, P फॉर पैकेटिन, D फॉर डिप्लोटीन और D फॉर डाइकाइनेसिस। तो सबसे प्रथम जो उपअवस्था है लेप्टोटीन कहलाती है। इसमें गुणसूत्र पहले धागीनुमा दिखाई देते हैं, तो गुणसूत्र धागीनुमा लेप्टोटीन में दिखाई देते हैं। दूसरी उपअवस्था फिर आती है जाइगोटीन कहलाएगी तथा इस प्रावस्था में समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम के पैरिंग या पैर बनते हैं, जिसे सिनेप्सिस की क्रिया कहते हैं। तो सिनेप्सिस की क्रिया कहां पर होती है, तो जाइगोटीन में होती है। आप ध्यान देंगे प्रोफेज की जाइगोटीन और विशेष रूप से अर्धसूत्री प्रोफेज की जाइगोटीन में। तीसरी उपअवस्था पैकेटिन कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैकेटिन। इसमें गुणसूत्र के क्रोमैटिड्स स्पष्ट होकर टेट्राड का निर्माण करता है। तो टेट्राड का निर्माण पैकेटिन में होता है। इसी उपअवस्था में समजात गुणसूत्रों के क्रोमैटिड्स में कुंडलन व गुणसूत्रीय भागों का आदान प्रदान होता है। इसे क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का निर्माण भी पैकेटिन में होता है। क्रॉसिंग ओवर की घटना और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पैकेटिन में बनते हैं। आप ध्यान देंगे, यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जाता रहता है। तो जो कोशिका विभाजन है उसी का ये प्रश्न है, यहाँ पर थोड़ा मैंने डिस्क्राइब कर दिया, तो आप ध्यान देंगे। पैकेटिन के बाद चौथी उपअवस्था डिप्लोटीन कहलाती है। इस उपअवस्था में समजात गुणसूत्र प्रतिकर्षण बल के कारण एक दूसरे से पृथक होने लगते हैं। केवल क्रॉसिंग ओवर वाले स्थान पर परस्पर जुड़े हुए पाए जाते हैं और इन बिंदुओं को हम कियाज्मेटा बोलते हैं, जो कि अक्षनुमा संरचना में हमें दिखाई देता है। एक्स जैसी, अंग्रेजी के अक्षर एक्स जैसी संरचना होती है इस कियाज्मेटा की, और ये हमें डिप्लोटीन अवस्था में नजर आता है। पांचवी उपअवस्था डाइकाइनेसिस कहलाती है और इस उपअवस्था में समजात गुणसूत्र और दूर दूर हो जाते हैं। जो समजात गुणसूत्र है वो और दूर दूर हो जाते हैं तथा कियाज्मेटा अंतःशिरों की तरफ खिसकने लगता है, अंदर की तरफ। इस क्रिया को टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद मध्यावस्था आती है, जिसमें गुणसूत्र कोशिका के मध्य में विशुद्ध रेखीय विन्यास में विन्यासित हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। फिर पश्चावस्था एनाफेज आती है, जिसमें समजात गुणसूत्र पृथक होकर विपरीत ध्रुवों की तरफ गमन करने लगते हैं। और अंत में अंतावस्था है टेलोफेज चलते हैं, जिसमें द्विगुणित केंद्रक से 2 अगुणित केंद्रकों का निर्माण हो जाता है तथा कोशिका द्रव्य विभाजन के फलस्वरूप 2 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ये आप सभी जानते हैं। इन अगुणित कोशिकाओं को ही हम द्वितीयक शुक्राणु जनक कोशिकाएं या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। तो यहां तक हमने देखा कि प्रथम परिपक्वन विभाजन के द्वारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण हमारे पास हो गया है। आगे इन द्वितीयक शुक्राणु जनक कोशिकाओं में शीघ्र ही द्वितीय परिपक्वन विभाजन होता है, जो समसूत्री प्रकार का होता है, जिसके कारण प्रत्येक द्वितीयक शुक्राणु जनक कोशिकाओं से 2-2 अगुणित स्पर्मेटिड्स का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार द्वितीयक परिपक्वन विभाजन के पश्चात प्रत्येक प्राथमिक शुक्र जनक कोशिकाओं से 4 स्पर्मेटिड्स का निर्माण हो जाता है। हमारे पास द्वितीयक परिपक्वन विभाजन के बाद प्रत्येक प्राथमिक शुक्राणु जनक कोशिका से 4 स्पर्मेटिड्स का निर्माण हमारे पास हो जाएगा।
दूसरी यहाँ पर जो घटना है वो स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलियोसिस कहलाई जाती है। इसका मतलब है शुक्राणु जनन के प्रथम चरण के पूर्ण होने पर स्पर्मेटेट्स का निर्माण हो जाता है और स्पर्मेटेट्स हालांकि अगुणित गुणसूत्रों वाली कोशिकाएं होती है, फिर भी ये युग्मक की तरह कार्य नहीं कर सकती। स्पर्मेटेट्स गोलाकार पूछ रहित अगतिशील कोशिकाएं होती है, तो ये आप ध्यान देंगे। स्पर्मेटेट्स अभी स्पर्म में चेंज नहीं हुई है, जबकि नर युग्मक के शुक्राणु पूछ युक्त व गतिशील होता है। तो ये फर्क होता है स्पर्मेटेट्स और शुक्राणु में। अतः इन अविभजित अगतिशील कोशिकाओं से गतिशील युग्मक बनने की क्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की जो क्रिया है वो स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलियोसिस कही जाती है। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा आप यहाँ पे ध्यान देंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। एक शुक्राणु प्रमुख रूप से 3 भागों का बना हुआ होता है, सिर, हेड, मध्य भाग, मिडिल पीस और पूछ या कशाब, टेल या फ्लेजिलम। आगे इन तीनों भागों का विकास हम देखते हैं कि किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम शुक्राणु के सिर का निर्माण करेंगे। शुक्राणु का अग्रस्त भाग सिर या हेड कहलाता है। यह 2 प्रमुख भागों से मिलकर बनता है, केंद्रक, एक्रोसोम। इन दोनों की संरचना व निर्माण में क्या परिवर्तन होते हैं वो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले शुक्राणु के केंद्रक में क्या परिवर्तन होते हैं। शुक्राणु में केंद्रक वह भाग होता है जिसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं। आप सभी जानते हैं केंद्रक में गुणसूत्र मिलते हैं जो आनुवंशिक गुणों का वहन करते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान केंद्रक में कई परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन निम्नानुसार है। सबसे पहले केंद्रक में से अनावश्यक पदार्थ जो है वो बाहर निकल जाते हैं, जिससे केंद्रक सिकुड़कर छोटा हो जाता है। केंद्रक में डीएनए से संबंधित हिस्टोन प्रोटीन क्षारीय प्रोटीन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, हिस्टोन प्रोटीन की जगह क्षारीय प्रोटीन आ जाते हैं। केंद्रक से आनुवंशिक पदार्थों के अलावा सभी पदार्थ बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं, जैसे जल, आरएनए, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका आदि। ऐसा करने से केंद्रक का भार कम हो जाता है और जो शुक्राणु गतिशील होने में सहायक होता है। तो ये केंद्रक में परिवर्तन आपको दिखाई दे रहे हैं। आगे हम देखते हैं सेकंड, स्पर्मेटिड की तरह शुक्राणु केंद्रक गोल नहीं रहता है, बल्कि ये लंबा व सकरा हो जाता है ताकि तरल माध्यम में आसानी से वह तेजी से गति कर सके। तो ध्यान रखेंगे, लंबा व सकरा हो जाएगा केंद्रक। अलग अलग जंतु जातियों में शुक्राणु के सिर की अलग अलग आकृतियां होती है, वह केंद्रक की आकृति भी जाति विशिष्ट होती है। ये भी आप ध्यान देंगे, सभी में एक जैसा शुक्राणु नहीं पाया जाता है। कुछ प्राणियों में तो केंद्रक आवरण भी नष्ट हो जाता है। दूसरा यहाँ पर हमारे पास जो प्रोसेस है वो एक्रोसोम का निर्माण है और काफी इंपॉर्टेंट घटना है एक्रोसोम का बनना। शुक्राणु को न केवल मादा युग्मक तक ही पहुंचना होता है, बल्कि उसकी झिल्लियों को भी भेदना होता है और उसके अंदर प्रवेश करना होता है। इस कार्य में एक्रोसोम की सहायता ली जाती है। एक्रोसोम शुक्राणु के केंद्रक के आगे एक टोपीनुमा संरचना के रूप में उपस्थित होता है। शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण गोल्जिकाय से होता है। तो ये फिर से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण कौन से कोशिकांग से होता है, तो गोल्जिकाय के द्वारा होता है। स्पर्मेटिड में गोल्जिकाय कई पटलिकाओं, आशयों व रिक्तिकाओं की बनी हुई होती है, यानी पटलिकाएं, रिक्तिकाएं और आशय यहाँ पर मिलते हैं। पटलिकाएं रिक्तिका के चारों ओर संकेंद्रित रहती है। एक्रोसोम निर्माण के दौरान 1 या 2 रिक्तिकाएं बड़ी होने लगती है तथा इन रिक्तिकाओं में एक छोटी घनी ठोस कणिका विकसित होने लगती है, जिसे पूर्व एक्रोसोमल कणिका या प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल के नाम से हम जानते हैं। यदि एक से अधिक पूर्व एक्रोसोमल कणिकाओं का निर्माण हो जाता है तो ये परस्पर संगलित होकर एक कणिका का निर्माण कर लेती है। रिक्तिका एवं कणिका में मोनोसेक्राइड उपस्थित होते हैं जो पर आयोडिक शिप क्रिया को देते हैं या उसके प्रति सकारात्मक क्रिया देते हैं। ध्यान रखेंगे, रिक्तिका व कणिका में मोनोसेक्राइड पाए जाते हैं और मोनोसेक्राइड की टेस्टिंग हम पर आयोडिक शिप क्रिया से करते हैं। यह कणिका युक्त रिक्तिका लंबे हो रहे केंद्रक के अग्रस्त सिरे पर स्थापित हो जाती है। अब यह कणिका आकार में बड़ी होकर एक्रोसोमल कणिका या एक्रोब्लास्ट का निर्माण कर लेती है। तो ध्यान देंगे आप, यहाँ पर एक्रोसोमल कणिका या एक्रोब्लास्ट का निर्माण हो गया। यह रिक्तिका केंद्रक के अग्रभाग को घेर लेती है। जो रिक्तिका आगे की तरफ है वो केंद्रक के अग्रभाग को घेर लेगी एवं शुक्राणु की टोपी का निर्माण कर लेती है। यानी एक्रोब्लास्ट या एक्रोसोमल कणिका से शुक्राणु की टोपी बन जाएगी। शेष बची हुई गोल्जिकाय के अवशेष धीरे धीरे कोशिका द्रव के साथ साथ विलुप्त हो जाते हैं, यानी जो गोल्जिकाय के अवशेष बच गए हैं वो विलुप्त हो जाएंगे। एक्रोसोमल कणिका में अपघटनी एंजाइम होते हैं, लाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो निषेचन के समय अंडाणु की झिल्लियों को भेदने में सहायक होते हैं। आगे हम देखते हैं नंबर बी है हमारे पास अक्षय तंतु का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एक्सियल फिलामेंट, कि किस प्रकार से अक्षय तंतु बनेगा। शुक्राणु की पूंछ के अक्षय तंतु का निर्माण स्पर्मेटिड के दूरस्थ तारक केंद्र या डिस्टल सेंट्रियोल से होता है। ये ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न, डायरेक्ट प्रश्न आता है। स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया के दौरान दोनों तारक केंद्र शुक्राणु केंद्रक के पश्च सिरे की तरफ आ जाते हैं। इसी पश्च सिरे पर एक गर्त विकसित होता है। दोनों तारक केंद्रों में से एक तारक केंद्र इस गर्त में धंस जाता है। केंद्रक का यह गर्त परफोरेटोरियम कहलाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व वाले पदार्थ जैसे एक्टिन व कैल्शियम आयन पाए जाते हैं। तो परफोरेटोरियम आप ध्यान देंगे। शुक्राणु के अक्षय तंतु की वही संरचना होती है जो एक पक्षमाव या कशाप की होती है। फिर तीसरी चीज है माइटोकॉन्ड्रियल सर्किल का निर्माण या फॉर्मेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल। दूरस्थ तारक केंद्र व अक्षय तंतु का अग्रभाग शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण करते हैं। तो ये आप ध्यान देंगे, दूरस्थ तारक केंद्र तथा अक्षय तंतु का अग्रभाग मिलकर मिडिल पीस बनाते हैं। इनके चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया संकेंद्रित रहते हैं जो कोशिका के विभिन्न भागों से आकर यहाँ एकत्रित हो जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रियल कायों का निर्माण करते हैं।
ये माइटोकॉन्ड्रियल काय अक्षय तंतु के चारों तरफ एक सर्पिलाकार आवरण बनाते हैं। ध्यान देंगे आप, इस तरह का सर्पिलाकार आवरण केवल स्तनधारी प्राणियों की ही विशेषता होती है और इस आवरण को हम नेबेन कर्ण के नाम से जानते हैं। तो नेबेन कर्ण केवल स्तनधारियों में मिलता है और ये माइटोकॉन्ड्रियल सर्पिलाकार आवरण होता है या माइटोकॉन्ड्रिया का बना हुआ सर्पिलाकार आवरण है। माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु को गति करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। स्पर्मेटिड का अधिकांश कोशिका द्रव्य तो विलुप्त हो जाता है, शेष कोशिका द्रव्य मध्य भाग की परिधि पर आकर एकत्रित हो जाता है। तो जो बचा हुआ कोशिका द्रव्य वो मध्य भाग की परिधि पर आकर एकत्रित हो जाएगा। मध्य भाग के चारों तरफ परिधि की ओर कोशिका द्रव्य का स्तर पाया जाता है, इसे हम मैनशेट बोलते हैं। तो ये भी आप ध्यान देंगे मैनशेट क्या है। तो जो मध्य भाग के चारों तरफ परिधि की ओर कोशिका द्रव्य का एक स्तर मिलता है उसे मैनशेट कहते हैं। मैनशेट शुक्राणु के सिर के पश्च भाग को भी घेरे रहती है। शुक्राणु के मध्य भाग के पश्च सिरे पर एक गहरे रंग की वलय भी दिखाई देती है। मध्य भाग के पश्च सिरे पर एक गहरे रंग की वलय पाई जाती है जो मध्य भाग व पूंछ के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है। इस वलय को रिंग सेंट्रियोल भी हम कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, रिंग सेंट्रियोल मध्य भाग व पूंछ के बीच सीमा रेखा का निर्माण कर रही है। शुक्र जनन को नियंत्रित करने वाले कारक, शुक्र जनन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित एफएसएच या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के उत्तेजन पर होता है। ध्यान देंगे आप, एफएसएच का रोल है यहाँ पर। इस क्रिया के लिए विटामिन ए और ई भी जरूरी होता है, यानी शुक्राणु बनाने के लिए हमें विटामिन ए युक्त पदार्थ और विटामिन ई युक्त पदार्थ खाने चाहिए जिससे शुक्र जनन सही ढंग से चल सके। तो डिस्टेंस इस प्रकार से गैमेटोजेनेसिस का जो प्रथम भाग है स्पर्मेटोजेनेसिस वो कंप्लीट हो जाता है। अगले वीडियो में मैं शुक्राणु की स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है कि मैंने इस वीडियो में थोड़ा फास्ट पढ़ाया है, तो फास्ट पढ़ाने का कारण भी मेरा यही है कि आप लोगों का जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी वाला पोर्शन है वो फटाफट से कंप्लीट हो जाए। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हम नोट्स कैसे बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप वीडियो को सुन सकते हैं और सुनते वक्त जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लगे वो आप उतार सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से आप और निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।